नमस्कार, मैं मनोज सर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज चलते हैं इस नए वीडियो और नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे ये नया टॉपिक है क्या। चर्चा करने से पहले निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद मैं नाम बता दूंगा तो आप भी ये मान जाएंगे कि हाँ वाकई में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और मैं केवल पर्टिकुलर सीटेट की बात नहीं कर रहा हूं, सीटेट के साथ साथ जितने भी टीईटी के परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी टीईटी हो, चाहे वो जेटीईटी हो, एसटीईटी हो, किसी भी तरह की किसी भी राज्य की टीईटी हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले एक चीज और हम आपसे कहेंगे कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काम का होगा और आपके लिए वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो देख लिया होगा आपने, आज हमारा टॉपिक है कॉग्निशन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या पाइगेट का कॉग्निशन थियरीज। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। गाइस एक अच्छा टॉपिक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक भी है आपका संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान जाए। संज्ञानात्मक विकास से पहले हम संज्ञान को जानना चाहेंगे कि संज्ञान होता क्या। ठीक है, देखिए जन्म के समय शिशु में संज्ञानात्मक योग्यता एवं बोध का अभाव रहता है, परंतु ज्यों-ज्यों उसके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की सीमा विस्तृत होती जाती है त्यों-त्यों उसका ज्ञान जटिल होता चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संसार के बारे में उसकी जानकारी भी जटिल होती जाती है। बच्चे के चारों तरफ जो पर्यावरण उपलब्ध रहता है उसके मस्तिष्क में उसकी जानकारी धीरे धीरे व्यापक, जटिल एवं संगठित होती चली जाती है। ठीक है, तो ये चीजें रही। इसी संज्ञानात्मक विकास के आधार पर बच्चा समाज में अपना समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, तो हम बात संज्ञान का कर लें कि मीनिंग ऑफ कॉग्निशन क्या है, संज्ञान क्या है। ठीक है, तो संज्ञान का क्षेत्र तथा महत्व तो काफी व्यापक है। भाई देखिए संज्ञानात्मक जो विकास है वह दरअसल एक नया क्षेत्र कह लें हम, चूंकि संज्ञानात्मक विकास पर अभी तक किसी का पर्टिकुलर कोई परिभाषा नहीं आया और ना ही कोई अपना विकास दिया, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम संज्ञानात्मक विकास को जानें। देखिए संज्ञान के क्षेत्र का महत्व काफी है। इसका सामान्य आशय यह है कि व्यक्ति ने अपने तथा पर्यावरण के बारे में किस प्रकार का मानसिक मानचित्र निर्मित किया है। व्यक्ति का मानसिक मानचित्र जितना ही अधिक गहन, वस्तुनिष्ठ, तार्किक, संगठित एवं सूक्ष्म होगा उसका व्यवहार भी उतना ही ज्यादा प्रखर होगा। ठीक है, पर्यावरण के प्रति उतना ही अधिक उपयुक्त होगा। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, चिंतन, समस्या समाधान आदि जैसी उच्च मानसिक प्रक्रियाओं में इसका विशेष महत्व होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को समायोजन में कठिनाई होती है। यह क्षमता आयु, शिक्षा एवं पूर्व अनुभव आदि में वृद्धि से बढ़ती है। उपयुक्त वचन से स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक योग्यता एक अर्जित योग्यता है। भाई एक चीज तो यही मिल गया कि संज्ञानात्मक योग्यता कैसी योग्यता है गाइस, तो संज्ञानात्मक योग्यता एक अर्जित योग्यता है। पहला पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में मिल जाता है कि संज्ञानात्मक योग्यता कैसी योग्यता है, तो अर्जित योग्यता है। ठीक है, बालक के सामाजिकरण के साथ साथ संज्ञानात्मक योग्यताओं का भी विकास होता है। वास्टा
एक परिभाषा वास्टा साहब की है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। संज्ञान का आशय ऐसी उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं से है जिसमें तर्कणा, समस्या समाधान, जिसके माध्यम से मनुष्य विश्व को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, ये परिभाषा वास्टा का है कि संज्ञान का आशय ऐसी उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं से है जैसे तर्कणा करना, समस्या समाधान करना, जिसके माध्यम से मनुष्य विश्व को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, स्टॉर्ट महोदय क्या लिखते हैं? स्टॉर्ट ने लिखा कि समझ एवं प्रभाविकता के साथ कार्य करने तथा बाह्य, ये बाह्य है, देखिए, बाह्य पर्यावरण के साथ सुविधाजनक ढंग से व्यवहार करने की योग्यता ही संज्ञान है। यानी समझ एवं प्रभाविकता के साथ कार्य करने तथा बाह्य पर्यावरण के साथ सुविधाजनक ढंग से व्यवहार करने की योग्यता ही संज्ञान कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरी परिभाषा देखते हैं। शैफर एवं किप की परिभाषा है। शैफर और किप क्या कहते हैं? देखिए, शैफर और किप का परिभाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास का आशय बच्चों में समय के साथ होने वाली मानसिक योग्यताओं में परिवर्तन से, जैसे अवधान केंद्रण है, प्रत्यक्षीकरण है, अधिगम है, चिंतन है एवं स्मरण की क्षमता है। ठीक है, ये क्या है कि ये समय के साथ मानसिक योग्यताओं में परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे बच्चा अपने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, वैसे वैसे वो अपने संज्ञान को भी विकसित करता जाता है और उसी संज्ञान के आधार पर वो अपने तर्कणा, चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, इन सारी चीजों का भी वो विकास करके चला जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि संज्ञान एक प्रकार का जटिल मानसिक योग्यता है। इस योग्यता के विकास की प्रक्रिया जन्मों उपरांत प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती है। इसी योग्यता का उपयोग करके बालक अपने पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है, यथोचित अनुक्रिया व्यवहार करता है। इस प्रक्रिया में संवेदी, प्रात्यक्षिक योग्यता, चिंतन, कल्पना, स्मृति एवं भाषा विकास की क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो अभी हम बेसिकली केवल जानकारी ले रहे हैं कि आखिर संज्ञान होता क्या है। ठीक है, संज्ञान की एक विशेषता है गाइस, एग्जाम वगैरह में मिल जाता है कि संज्ञान की निम्न में से संज्ञान की विशेषता है या निम्न में से संज्ञान की विशेषता नहीं है, तो ये आपको जानना आवश्यक है कि संज्ञान की विशेषता क्या है। ठीक है, पहला है संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है। संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है। दूसरा, संज्ञान एक अर्जित योग्यता है, ये भी आपने देखा है। इसमें यानी संज्ञान में प्रतीकों का प्रयोग होता है, सिंबल का प्रयोग होता है, प्रतीकों का प्रयोग होता है। इसमें अंतरण यानी ट्रांसफर का गोचर प्रदर्शित होता है। संज्ञानात्मक विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति, पूर्वानुभव का योगदान होता है। बच्चों का संज्ञान सरल एवं वयस्कों का जटिल होता है। संज्ञान की प्रक्रिया अव्यक्त होती है, बाहर से इसका प्रेक्षण संभव नहीं होता क्योंकि यह प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर होती है। इसके अलावा संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता रहता है। संज्ञानात्मक विकास में तार्किक चिंतन का विशेष महत्व है। इस योग्यता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक योग्यताओं में भी वृद्धि होती है। ठीक है, व्यक्ति की सक्षमता भी संज्ञानात्मक योग्यता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये तो इसकी एक विशेषता के रूप में रहा, इसकी एक विशेषता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का पियाजे का सिद्धांत। ठीक है, पाइगेट थियरी जिसको हम कहते हैं गाइस, उसी सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे, उसी सिद्धांत की बात हम करेंगे। ये पाइगेट थियरी क्या होता है? देखिए लिखा ना पाइगेट थियरी, यानी ये पाइगेट, चूंकि पियाजे का ही इंग्लिश नाम पाइगेट है, ये पाइगेट का सिद्धांत क्या होता है? एक चीज और मैं आपको बता दूं, दरअसल जीन पियाजे जो देखा ना कि व्यक्ति में होने वाले संज्ञानात्मक विकास पर अभी तक शोध कार्यों पर यदि विचार किया जाए तो पता चलता है कि 1960 के पहले इस योग्यता के विकास पर किसी भी मनोवैज्ञानिक का ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। ठीक है, यद्यपि स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे भैया 1920 से ही इस योग्यता पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब ये चीज कंफर्म है आपकी कि 1960
में से पहले इस पर कोई किसी भी प्रकार का कोई चर्चा प्रचर्चा नहीं हुआ। जो जीन पियाजे हैं वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, स्विस मनोवैज्ञानिक, ठीक है, स्विस मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, ठीक है। 1920 से पहले इस पर कार्य प्रारंभ, यानी जीन पियाजे ने 1920 से पहले ही इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अपने कार्यों के माध्यम से विश्व के मनोवैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है। लेकिन 1963 में, ये देख रहे हैं आप, 1963 में जॉन फ्लावेल ने एक पुस्तक लिखी जिसे पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान नाम दिया है। यानी ये पुस्तक है पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। ये पुस्तक पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन फ्लावेल है। पॉइंट भी नोटेड कि जॉन फ्लावेल की जो बुक है, या जॉन फ्लावेल की जो बुक है पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान, वो कब लिखा गया? तो 1963 में लिखा गया। पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन फ्लावेल हैं। इसी में इन्होंने पियाजे के सिद्धांतों का एक शाह प्रस्तुत किया, ठीक है। इससे पियाजे चर्चा में आए, यानी जॉन फ्लावेल की जो बुक थी, इस बुक से ही पियाजे का संज्ञानात्मक विकास काफी ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है। अब देखिए, दरअसल ये जो मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, यह एक प्रकार से इनका मानना है, यानी जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक की विचारधाराओं की अगर हम बात करें तो ये प्रायः परंपरागत सिद्धांत, यानी मानव विकास की जो परंपरागत सिद्धांत है उसके 3 महत्व बताते हैं। यानी अगर हम मानव विकास की परंपरागत सिद्धांत या महत्व की हम बात कर लें, ठीक है, तो ये परंपरागत महत्व क्या है, ये देखने वाली चीज है। जिसमें पहला है जैविकीय परिपक्वता, यानी ये जैविकीय परिपक्वता, ठीक है, जैविकीय परिपक्वता है। दूसरा है भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण या पर्यावरणीय, और तीसरा सामाजिक पर्यावरणीय, सामाजिक पर्यावरणीय अनुभव, ठीक है, ये भी अनुभव लिख लीजिए आप, भौतिकी पर्यावरण अनुभव, ठीक है। ये तो मानव विकास की परंपरागत सिद्धांत के रूप में 3 तत्वों को देखा जाता है। जैविकी परिपक्वता देखा जाता है, भौतिक पर्यावरण अनुभव देखा जाता है, और सामाजिक पर्यावरणीय अनुभव को देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जीन पियाजे ने संतुलनीकरण का सिद्धांत दिया था। गाइस, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। संतुलनीकरण का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत पियाजे का, यानी मानव विकास, चूंकि पियाजे भी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, तो मानव विकास के जो ये 3 सिद्धांत हैं, ये जो 3 सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के अलावा इन्होंने एक चौथा सिद्धांत संतुलनीकरण का सिद्धांत दिया था। अब संतुलनीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? यानी विकास की एक अनिवार्य मार्ग संतुलनीकरण है। यह सिद्धांत उपरोक्त तीनों में क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। संतुलनीकरण का मतलब है कि जैविकी परिपक्वता, भौतिक पर्यावरणीय अनुभव और सामाजिक पर्यावरणीय अनुभव, इन तीनों में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया को संतुलनीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यानी संतुलनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट करने योग्य है कि संतुलनीकरण का सिद्धांत क्या है। तो संतुलनीकरण का सिद्धांत मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कुल 3 तत्व स्वीकार किए जाते हैं। पहला है जैविकीय परिपक्वता, दूसरा है भौतिक पर्यावरण अनुभव और तीसरा है सामाजिक पर्यावरण अनुभव। जब हम इन्हीं तीनों अनुभवों को
एक प्रकार से संतुलित करते हैं, समन्वय बनाते हैं, तो उसी को हम संतुलनीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो संतुलनीकरण का सिद्धांत समझ में आ गया। अब देखिए, दरअसल ये जो प्रक्रिया है संतुलनीकरण का, इसके बाद हम संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात करेंगे। ये जो संरचनात्मक सिद्धांत है या प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, ये क्या होता है? देखिए, अब सबसे पहले आपको जानना ये आवश्यक है कि आखिर ये प्रकार्यात्मक सिद्धांत होता क्या है, या किसे कहते हैं हम प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत यानी पियाजे का इस बात पर विशेष बल दिया कि संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, ये चीजें यानी पियाजे के सिद्धांत में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के लिए एक रूपरेखा शब्द का प्रयोग किया, ढांचा शब्द का प्रयोग किया। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रूपरेखा शब्द या ढांचा शब्द, इसी को हम स्कीमाटा शब्द कहते हैं। अक्सर एग्जाम में, हर बार एग्जाम में ये शब्द पूछता है, स्कीमाटा शब्द क्या है, या रूपरेखा शब्द क्या है, ढांचा शब्द क्या है, स्कीमा शब्द क्या है। वही स्कीमाटा शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्कीमाटा यानी अब संज्ञानात्मक संरचना के लिए इन्होंने प्रायः इस तरह के स्कीमाटा शब्द का उपयोग किया। पियाजे के अनुसार कुछ संज्ञानात्मक संरचनाएं जन्मजात होती हैं, परंतु वे संरचनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं जो जन्मजात अनुक्रियाओं एवं अनुभवों की अंतरक्रिया पर आधारित होती है। ठीक, यानी जैसे बच्चे के दूध चूसने की प्रक्रिया, अगर हम एग्जांपल में लें तो बच्चे के दूध चूसने की विशेषता की बात की जाए जो जन्म से पाई जाती है, लेकिन नवजात शिशु की तुलना में जो बड़ा बच्चा है यानी अन्य अवस्था का बच्चा है, उसके दूध चूसने की विशेषता में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, उसके दूध चूसने के व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन प्रदर्शित होता है। यानी दूध चूसने के पहले, चूसते समय और दूध चूसने के बाद में अनेक प्रकार के जो नवीन अनुक्रियाएं दिखाई देती हैं, वही उसका जो है एक प्रकार से संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ रूपरेखा शब्द है, ढांचा शब्द है, स्कीमा शब्द है या स्कीमाटा शब्द है। ठीक, या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम वगैरह में मिल जाता है कि आखिर ये स्कीमा क्या होता है, स्कीमाटा क्या होता है। देखिएगा, इसमें थोड़ा सा और भी है कि ये जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत को हम संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी पियाजे के अनुसार संरचनात्मक क्षमता के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रकार्यात्मक सिद्धांत होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को संगठित करते हैं। जन्मजात प्रकार्यात्मक सिद्धांतों में प्रमुख सिद्धांत अभिवृत्त किए। ठीक है, देखिए, हम यहां मोटा मोटा बता दें आपको कि पहले तो ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ये जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, इसी से मेल खाता एक शब्द है। वो शब्द क्या है? मेल खाता एक शब्द है प्रकार्यवाद। ठीक है, प्रकार्यवाद, ये शब्द क्या है? प्रकार्यवाद यानी प्रकार्यवाद के प्रवर्तक कौन है? कौन बताएगा? विलियम जेम्स। कंफ्यूजन वाला शब्द है। प्रकार्यात्मक संरचना क्या है या प्रकार्यवाद, दोनों में अंतर है। प्रकार्यवाद एक प्रकार से विलियम जेम्स की का वाद है, एक विचारधारा है। दूसरा संरचनात्मक प्रकार्यवाद, संरचनात्मक प्रकार्यवाद यानी संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है? संरचनात्मक प्रकार्यवाद को हम
समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद कहते हैं, समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो इमाइल दुर्खीम है, इमाइल दुर्खीम इसके प्रवर्तक हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इमाइल दुर्खीम, ठीक है, ये इसके प्रवर्तक हैं संरचनात्मक प्रकार्यवाद या समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद का। ठीक, अब इसी से एक और चीज गाइस मिल गया कि ये जो संज्ञानात्मक विकास हम पढ़ रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास के आंदोलनकर्ता कौन है या संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? कमेंट में भेजिए आप, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? इसको आप कमेंट में लिख के भेजिए कि आखिर संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे कि कौन है संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, अक्सर एग्जाम में मिलता है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ये चीजें आपको कमेंट करके बताना है कि संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है। ठीक है, देखिए दरअसल जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास का जो प्रकार्यवाद है वह दो तरीके से, एक को हम संगठन कहते हैं और दूसरे को हम अनुकूलन कहते हैं। भाई जब आप प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात करते हैं तो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दो रूपों में बटा हुआ है। एक को हम संगठन कहते हैं जिसको ढांचा नाम दिया जाता है, दूसरे को एक प्रकार से अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, एडाप्टेशन। जो संगठन है वो क्या है? पियाजे का कहना है कि संगठन की योग्यता से तात्पर्य ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा भौतिक या मनोवैज्ञानिक ढांचे संरचना को अपेक्षाकृत अधिक जटिल रूप में समन्वित किया जाता है। सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि प्राप्त ज्ञान सूचनाओं को संगठित करना आपका संगठन कहलाता है। प्राप्त ज्ञान व सूचनाओं को संगठित करना। और दूसरा कहता है कि और कोई सूचना ज्ञान भंडार में पृथक रूप से नहीं होती, मीन्स अलग से नहीं होती है। आयु एवं योग्यता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संगठन की योग्यताओं में वृद्धि होती है। जैसे छोटे बच्चे के दूध चूसने के कारण जो अनुभव होता है उनका वे उपयोग करके अपने व्यवहार और अपने मनोरंजन को और ज्यादा आकर्षक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें संगठन के रूप में दिखाई दी। अनुकूलन क्या है? एडॉप्टेशन क्या है? अनुकूलन प्रायः पियाजे द्वारा प्रस्तावित दूसरा प्रकार्यात्मक सिद्धांत को हम अनुकूलन नाम से जानते हैं। ठीक है, यह समायोजन में सहायता पहुंचाता है। ठीक, अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है। और ये जो अनुकूलन है ये मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहले को आत्मसातन कहते हैं और दूसरे को हम समंजन कहते हैं। यानी एक आत्मसातन है एसिमिलेशन और दूसरे को समंजन कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, अब ये आत्मसातन क्या होता है और समंजन क्या होता है, हम इस पे भी चर्चा कर लें। आत्मसातन का तात्पर्य जब बच्चे को कोई नया अनुभव प्राप्त होता है तो वह अपने पूर्व अनुभव से उसे संबद्ध कर लेता है। यानी अब इसका मतलब है कि प्राप्त ज्ञान व नए अनुभव को पूर्व अनुभव से संबंधित करना। ठीक है, ये आत्मसातन कहलाता है। और से आत्मसात का मतलब होता है स्वीकार करना। किसी के विचार, किसी के आदर्श, किसी के मूल्य को हम आत्मसात कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पियाजे कहते हैं कि जब बच्चे को कोई नया अनुभव होता है तो वह अपने पूर्व अनुभव से उसे संबंधित कर लेता है। ठीक है, और या परिमार्जित करता है। अब देखिए, जैसे आप ये मान लीजिए कि बच्चे को कोई नया अनुभव प्राप्त हुआ और उससे पूर्व का कोई अनुभव रहा होगा तो उससे वो रिलेशन स्थापित कर लेता है, रिलेटेड कर लेता है। जैसे कोई आदिम सभ्यता का बच्चा हो, ठीक है ना, कि कोई कहा गया ये, हाँ, कोई आदिम सभ्यता का बच्चा यदि वायुयान नहीं देखा है, अचानक देखने पर उसे कोई बहुत बड़ी चिड़िया मान सकता है क्योंकि वह आत्मसातन की स्थिति में है।
तो आत्मसातन की स्थिति में जो पूर्व का अनुभव है और जो अभी अनुभव प्राप्त हुआ है, नया अनुभव प्राप्त हुआ है, उन दोनों को वो संबंधित करने लगता है। इसीलिए आदिम सभ्यता का बच्चा पहले कभी चिड़िया देखा रहा होगा, वायुयान नहीं देखा रहा होगा, लेकिन जब वह वायुयान देखता है तो उसे भी वह पूर्व की भांति एक बहुत बड़ी चिड़िया ही मान लेता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि कोई अपरिचित व्यक्ति को देखकर बच्चा पापा कहते, या किसी अपरिचित महिला को देखकर बच्चा मम्मी कहते। ठीक है। ये दोनों क्या है? दोनों उसी प्रकार का है, चीजें हैं। अपरिचित व्यक्ति को देखकर पापा कहना, अपरिचित महिला को देखकर मम्मी कहना, यानी नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान दोनों में संबंध स्थापित करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। ठीक है। तो ये तो आपका आत्मशासन कहलाता है। ठीक। अब पियाजे ने समंजन के बारे में क्या कहा, देखिए। समंजन आत्मसातन की पूरक प्रक्रिया माना है। इसके कारण व्यक्ति पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ क्या करता है? समायोजन स्थापित करता है। समंजन का मतलब सामंजस्य स्थापित करना, बैलेंसिंग करना, एक प्रकार से समायोजन स्थापित कर लिया जाए। ठीक है। अब देखिए, उस समायोजन के आधार पर वह अपनी विसंगतियों को दूर करता। जैसे अगर इसका भी हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा मां द्वारा बेबी कहने पर क्या समझे? बाबा समझे, लेकिन बेबी जैसा वह व्यवहार करे। इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल, दोनों जितने भी एग्जाम्पल बताए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। सीटेट में तो अक्सर इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाता है कि किसी बच्चा, पियाजे ने, हाँ कहा यहाँ गया, कोई बच्चे को मां द्वारा जब बेबी कहा जाता है तो वो अपने आप को बाबा समझे, लेकिन बेबी जैसा व्यवहार करे। तो ये उसका एक प्रकार से आत्म समायोजन की प्रक्रिया है, अर्थात वह अपने आप को समंजन स्थापित कर रहा है। इसी को हम अनुकरण व्यवहार समंजन कहते हैं। एक चीज ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अनुकरण व्यवहार समंजन क्या होता है? यानी अनुकरण व्यवहार समंजन वह व्यवहार होता है जिसमें किसी के द्वारा कही गई किसी बात को किसी रूप में समझना, लेकिन उसके वास्तविकता को जानते हुए भी व्यवहार करना, वह उसका अनुकरण व्यवहार कहलाता है। जैसे यहां मां ने बेबी कहा, लेकिन बच्चा बाबा समझा, फिर भी बेबी जैसा व्यवहार किया, ये उसका अनुकरण व्यवहार है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम आगे। ठीक है, यहां देखते हैं पियाजे के अनुसार सभी सामान्य बालकों में प्रकार्यात्मक सिद्धांत पाए जाते हैं तथा जीवन की पूरी अवधि में इनका प्रभाव दिखाई देता है। व्यक्ति जीवन भर अनुभव एवं संगठन एवं अनुकूलन करता रहता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक ढांचा में निरंतर परिवर्तन होता जाता है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं अक्सर एग्जाम में मिलता है गाइस, ये स्टेज ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट के स्टेज एग्जाम वगैरह में हमेशा मिल जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं देखी जाती है। ठीक है। यदि इसके बारे में थोड़ा सा हम जान जाए कि संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के सिद्धांत के मूल आधारों को समझने के बाद उनके द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की समीक्षा की जाती है। पियाजे ने अध्ययनों के आधार पर यह कहा कि यह आवश्यक नहीं कि सभी बच्चों में विकास की अवस्थाएं एक साथ दिखाई दे। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों में विकास की जो प्रक्रियाएं हैं, विकास के जो सूचक हैं, वो एक साथ दिखाई दें, आगे पीछे भी दिखाई दिया जा सकता है। ठीक है। परंतु यह निश्चित है कि वह विकास सभी बच्चों में सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुल 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक। ये 4 अवस्थाएं क्या हैं? जिसमें सबसे पहले हम बात कर लें संवेदी पेशी अवस्था की, यानी संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। गाइस ये क्या होता है? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, इसी को हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। देखिए जो हिंदी नाम है उसको कई नामों से मिल सकता है। सेंसरी मोटर स्टेज भी दे दे, इंद्रिय गामक अवस्था भी कह दे, इंद्रिय जनित अवस्था कह दे, या उसी को
संवेदी पेशी अवस्था कह दे, लेकिन उसका जो इंग्लिश होगा वो सेंसरी मोटर स्टेज ही होगा। ठीक है, तो संवेदी पेशी अवस्था, इसका जो समय है वो जन्म से 2 वर्ष माना जाता है। संवेदी पेशी अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष माना जाता है। यह अवधि शिशु में जन्मजात संवेदी पेशी क्षमताओं के अतिरिक्त चलने, बोलने, समझने, वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करने और सुखद एवं दुखद भावों को व्यक्त करने की क्षमता आ जाती है। उसमें अनुकरण का व्यवहार प्रदर्शित होने लगता है तथा वह बड़ों को खुश करने के व्यवहार भी प्रदर्शित करने लगता है। दूरी, ये गाइस इंपॉर्टेंट है, दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय, दिशा का भी ज्ञान होने लगता है। देखिए सेटेट वगैरह में एग्जाम इस तरह से मिलता है कि बच्चा दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय एवं दिशाओं का ज्ञान किस अवस्थाओं के आधार पर ही शुरू कर देता है, तो वह है संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की मानी जाती है। ठीक, अब देखिए ये जो संवेदी पेशी अवस्था है, जन्मोपरांत प्रारंभिक महीनों में प्रतिवर्ती क्रियाओं में सुधार आता है। दूध चूसने के व्यवहार में भी काफी ज्यादा परिमार्जन होता है 4-5 महीने में वह अपनी वस्तुओं को। ठीक है, ये तो चीजें रही संवेदी पेशी अवस्था की। संवेदी पेशी अवस्था जिसका समय 0 से 2 वर्ष के रूप में देखा जाता है। इसके बाद दूसरी अवस्था जो आएगी वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? अब देखिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है गाइस, इसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मानते हैं। 2 से 7 वर्ष इसकी उम्र है। उसकी उम्र का निर्धारण कितना है? 2 से 6 वर्ष दिया है। 6 या 7 वर्ष होता है ना? ये 2 से 6 या 7 वर्ष माना जाता है। ठीक है, 2 से 6-7 वर्ष माना गया है। इसे 2 उप अवधियों में विभक्त किया गया है। यानी ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 6 से 7 वर्ष की उम्र माना जाता है, इसको 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। एक को क्या कहा गया है? पूर्व संप्रत्यात्मक यानी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज कहा जाता है, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था कहा गया है। और दूसरे को आत्मज्ञान यानी इंट्यूटिव स्टेज कहते हैं। ठीक है, जो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था है वह 2 से 4 वर्ष माना जाता है और आत्मज्ञान 4 से 7 वर्ष माना जाता है। ठीक है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और आत्मज्ञान की अवस्था। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष मानी जाती है और आत्मज्ञान की अवस्था 4 से लेकर 7 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवधि में भाषा का विकास काफी हो जाता है। वस्तुओं में पाए जाने वाला पारस्परिक संबंधों को समझने की योग्यता आ जाती है। इस अवधि में कोई बालक किसी वस्तु को सुखद तो दूसरा उससे दुखद होने का दुखद मान सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो अवस्था है, प्रायः इस अवस्था की अगर हम बात करें तो पियाजे के अनुसार इस अवस्था में कई सारे बदलाव दिखाई देते हैं। ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलता है आपको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है, या पहले शुरुआती में मान लीजिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं को का समय ड्यूरेशन क्या है, तो ड्यूरेशन उसका 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था जिसकी उम्र 2 से 4 वर्ष मानी गई है, आत्मज्ञान की अवस्था जिसकी उम्र 4 से 7 वर्ष मानी गई है। पियाजे का मानना है ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रायः दिखाई देती है बच्चे में, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लें ईगोसेंट्रिक होने का, यानी अहम केंद्रिता। ठीक है, ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि चीजों को स्वयं से संबद्ध करके देखना, चीजों को स्वयं से संबद्ध करके देखने लगता है बच्चा। यानी ऐसा लगता है कि जैसे वो चीजें उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई हों। जैसे अगर उससे पूछा जाए कि सूर्य प्रकाश क्यों देता है, वह कहेगा किस लिए, कि मुझे गर्म रखने के लिए। ठीक है, ये उसका एक अहम केंद्रिता है।
ठीक। दूसरी अवस्था क्या आती है? जड़ात्मवाद आती है, एनिमिज्म आती है। जड़ात्मवाद क्या होता है? देखिए, जड़ात्मवाद का मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन की कल्पना करना। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन, कष्ट, सुख, गुण आरोपित करने लगते हैं जब बच्चे, तो इसका मतलब है कि बच्चा जड़ात्मवाद में है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी खिलौनों को चोट से बचाना, ये कह के कि इसे भी चोट लगती होगी, या कोई गुड़िया है या किसी भी प्रकार का कोई डॉल वगैरह है, उसको कंघी करना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, नहलाना, ये सारी चीजें उसमें एक प्रकार से क्या दिखाई देती है? वह उसका जड़ात्मवाद दिखाई देता है। ठीक है, अगला आता है आर्टिफिशियलिज्म, यानी कृत्रिमतावाद। गाइस, कृत्रिमतावाद क्या होता है? कृत्रिमतावाद का मतलब क्या होता है कि वह विश्वास व्यक्त करने लगता है कि वर्षा एवं बादलों की गड़गड़ाहट ये किसका कार्य है? ये मनुष्यों का कार्य है, आदमियों का कार्य है। यानी कोई प्राकृतिक घटना घटे तो उसमें भी उसे ये आभास हो कि ये कृत्रिमतावाद है, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होता है। पियाजे ने यह भी निष्कर्ष दिया कि बच्चों में इस अवस्था में यह भी समझ आ जाता है कि यदि किसी वस्तु का स्वरूप बदल दिया जाए तो उसकी संगति और वजन में अपरिवर्तन होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे रक्षण या अविनाशिता कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बच्चे में, देखिए, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इतनी समझ बच्चे में आ जाती है, धीरे धीरे वो जटिलता की तरफ जाना, ना सरलता से जटिलता की तरफ जाना, इसका एक लोगो चलता है, मोटो चलता है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चा पहले सरल होता है, फिर धीरे धीरे जटिलता की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो प्रायः उसमें ये समझ रक्षण या अविनाशिता का भाव आ जाता है। रक्षण या अविनाशिता यानी कंजर्वेशन। ये क्या कहता है कि बच्चों में ये समझ आ जाता है कि किसी वस्तु का स्वरूप बदल दिया जाए तो उसकी संगति एवं वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मिट्टी का कोई खिलौना हो, कोई गेंद हो, तो उसको चौड़ा कर दिया जाए, उसके आकार को चौड़ा कर दिया जाए तो उसके वजन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा। ठीक है, रक्षण या अविनाशिता की योग्यता के विकास हेतु परिस्थिति में दो पक्षों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दो पक्ष क्या है? जैसे यह सोचना पड़ेगा कि यदि गोलाकृति है तो ऊंचाई अधिक और चौड़ाई कम होगी, यदि गेंद चौरस है तो चौरस बना दी जाती है तो उसकी ऊंचाई घट जाएगी परंतु चौड़ाई क्षेत्र बढ़ जाएगा। इस अवस्था में बच्चों को दूसरे की गलतियों के प्रति दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, जितना नुकसान होता है उसी पर वो ध्यान देता है, जबकि सयाने बच्चे गलती करने वाले व्यक्ति के इरादों पर ध्यान देते हैं। ठीक, तो ये चीजें तो स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा स्टेज हम देखते हैं। तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? तीसरी अवस्था है। ये अमूमन 7 से लेके 12 वर्ष तक मानी जाती है। यानी जो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवधि में बालकों में चिंतन एवं कल्पना की क्षमता का काफी विकास हो जाता है, समझ में नए आयाम दिखाई पड़ने लगते हैं, तार्किकता एवं वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है, बच्चे में तर्क करने लगते हैं। यदि और वो तर्क कैसे होते हैं कि यदि सभी कुत्ते जानवर हैं तो वह कुत्ता भी जानवर ही होगा। ठीक, इस तरह की तार्किकता का विकास प्रायः मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखी जाती है। ठीक है, यहाँ ये भी मानने लगता है कि 1 फुट बराबर यदि 12 इंच के तो 12 इंच बराबर 1 फुट का होगा। ठीक है, इस तरह की भी भावनाएं दिखाई देने लगती हैं। उनमें मात्रा, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई आदि के अनुपातिक ज्ञान हो जाता है। वे वस्तुओं को क्रम से रख लेते हैं, उनका तुलनात्मक मूल्य समझने लगते हैं। यानी ब्रायंट और ट्राबेशो कहते हैं कि इस विधि में बच्चों में अनुमान परक तर्क की योग्यता आ जाती है। यानी अनुमान परक तर्क की योग्यता किस अवस्था में आती है? तो वह है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न मिलता है इस तरह से कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में अनुमान परक तर्क की योग्यता आ जाती है? तो वह है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस अवधि में बच्चे दूसरों की गलतियों के प्रति आत्मनिष्ठ निर्णय देने की स्थितियों में आ जाते हैं। वे केवल हानि को ही नहीं बल्कि गलती करने वाले के इरादे को भी समझने लगते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ गया। देखिए पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में लक्षण या अविनाशिता के नियमों को समझने लगते हैं। जैसे यदि बालक की आकृति चौरस हो जाती है तो ऊंचाई घटेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उन्हें इस अवस्था में दो पक्षों में उत्क्रमणशीलता भी समझ आने लगती है। ठीक है, उत्क्रमणशीलता क्या होती है, यानी यह समझने लगता है कि यदि परिस्थितियों को परिवर्तित कर दिया जाए तो वस्तु अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु का यदि परिस्थिति बदल दिया जाए तो वह वस्तु अपने पूर्व की अवस्था में आ जाएगी। ऐसा होने पर उसमें चौरसपन समाप्त हो जाएगा और वस्तु गेंद का रूप धारण कर लेगी, पर उसका वजन अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इस अवस्था में अहम केंद्रता घटती है उसमें अन्य लोगों की। अब देखिए अहम केंद्रता किस अवस्था में घटती है। अभी तो आपने देखा कि जो अहम केंद्रता था, जो ईगोसेंट्रिक की भावना थी, वह किस अवस्था में देखने को मिल रही थी, तो वह दूसरी अवस्था थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाता था। लेकिन तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें अहम केंद्रता उसमें कम होती है, घटती है। ठीक है, इस तरह का डीपली चीजें भाई मिलेंगी आपको। ठीक है, अगले स्टेज हम देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था। यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अमूर्त चिंतन की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसे निगमन विधि भी कहते हैं। ठीक, नियम से सिद्धांत की तरफ जाना। देखिए इस अवधि की मुख्य विशेषता है इसलिए कि संज्ञानात्मक परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। यद्यपि यह अवधि 12वें वर्ष से यौन आरंभ से शुरू होती है, परंतु सभी बच्चे इस समय इस अवस्था में नहीं पहुंच पाते। भिन्न कारणों से उनमें अंतर आ सकता है। पियाजे का यह भी मत है कि कुछ बच्चे तो इस अवस्था में पहुंच ही नहीं पाते। यह अवधि जीवन के अंत तक चलती रहती है। ठीक है, देखिए इस अवस्था में यानी अमूर्त योग्यता, या हम ये कहें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त चिंतन की अवस्था, इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते बच्चे में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। वे तार्किक निष्कर्ष निकालने लगते हैं। वे वृत्त, वर्ग इत्यादि के से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं के समाधान करने लगते हैं। व्यवहार संबंधी नियमों को उत्पन्न करने लगते हैं और परिस्थितियों के विभिन्न पक्षों पर एक साथ ध्यान बनाने लगते हैं। ठीक है, इस अवधि में बच्चे में निगमनात्मक चिंतन प्रदर्शित होने लगता है। यानी निगमनात्मक चिंतन किस अवस्था को कहा जाता है, तो वह है आपका अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से प्रारंभ होती है। देखिए इस अर्थात न्याय वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करने की योग्यता प्राय उसमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक, जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो वह एक मनुष्य है, इसलिए वह भी क्या होगा, मरणशील होगा। ठीक है, ये निष्कर्ष, इस तरह के निष्कर्ष निकालने लगते हैं। इसका मतलब है कि उसमें निगमनात्मक चिंतन की क्षमता आ गई है। निगमनात्मक तर्क की योग्यता आ जाने से बच्चों में एक बार पुनः अहम केंद्रिता की भावना आ जाती है। देखिए ये अहम केंद्रिता की भावना फिर चौथी स्टेज में प्रारंभ हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसमें निगमनात्मक तर्क की योग्यता आ जाती है। ठीक है, वे अपनी बात मनवाने पर ही बल देते हैं। इस प्रवृत्ति को सुझाव एवं निर्देशों के माध्यम से परिमार्जित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से गाइस ये तो आपका संज्ञानात्मक विकास है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके संदर्भ में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको सारांश के रूप में हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को बहुत ही गहनता से आप देखिए, कई बार देखिए, ताकि समझ में आ जाए और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो छनकर बाहर आ जाए। अक्सर हर साल टेट, सेटेट या किसी भी प्रकार की पात्रता परीक्षा होती है तो उसमें इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न अवश्य ही मिलता है। तो इसलिए जो है निवेदन होगा कि आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए और कई बार देखिए, जब तक कि आपको पूरी तरह से ये समझ ना आ जाए कि इसमें महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।